नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा की जाती है ताकि उस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। और इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हेलो किसान कार्यक्रम की चर्चा का विषय है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020। तो एक नया कानून बनाया गया है और इसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में तमाम जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है तो मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा, तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल, हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सिंह यहाँ पर मौजूद है, जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे इस अधिनियम के बारे में जानना चाहूंगी। जो ये अधिनियम लाया गया है, इसकी सबसे खासियत ये बताई जा रही है, जो किसान है वो अब केवल एपीएमसी मंडी पर ही निर्भर नहीं रहेगा और वो कहीं भी अपने उपज को बेच सकता है। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी तो किसान बेचता आया था, लेकिन तब में और अब में क्या अंतर आ जाएगा? तो मैं चाहूंगी कि आप इससे थोड़ा विस्तार से हमें समझाएं इस अधिनियम के बारे में। बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि इस अधिनियम के आने के पहले जो किसान अपना माल बेचना होता था, उसको सुदूर मंडियों में ले जाना होता था। मंडियां जो हैं गांव से प्रायः जहां खेती बाड़ी की जाती है 15 से 20 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 25 किलोमीटर होती थी। और वो बेचने के लिए सबको नहीं बेच सकता था। जो मंडी अधिनियम, जो राज्य सरकारों द्वारा, जिसे हम एपीएमसी कानून कहा करते हैं, उसमें जो लाइसेंसी लिए होते हैं, जो लाइसेंस धारक होते हैं, उन्हीं को वो बेच सकता था जी। अब बात आती है कि अब क्या हुआ। पहले भी बहुत बार क्या होता था कि जो गांव के छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, या हम इनको कहते हैं, जो उपज को एकत्र करते थे, वो पहले भी करते थे। लेकिन यह व्यवस्था अभी क्या परिवर्तित हुई कि अभी मान लीजिए कि आपने अपना उपज बगल के गोदाम में रख दिया है और आपका माल सुरक्षित भी है। आपने देखा कि अभी माल उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, माल जैसे उपज उसका पैसा बढ़ा, दाम आपने वहीं से बेच दिया। अब नहीं तो क्या होता कि आप गोदाम में रखे होते और उसके बाद जब दाम बढ़ता तो आप उसको उठा करके 25 किलोमीटर सुदूर मंडी ले जाते। आप अपनी ट्रॉली में, गाड़ी में, किसी चीज में उसको लोड करते, फिर वहां अनलोड करते, फिर परिवहन का व्यय देते। इतना ही नहीं, आपके बगल में, आपके खेत के बगल में ही कोई धान मिल है, कोई दाल मिल है, कोई और प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको आप जिस उपज के लिए है आप पैदा करने के बाद हो सकता है आपके गांव के पास होती, लेकिन आप वहां नहीं बेच सकते थे। इस कानून के आने के पहले आपको भी मंडी में जाना होता और उस क्रेता को, जो प्रसंस्करण करता है, उसको भी मंडी में जाना होता और दोनों लोग वहां जाकर क्रय विक्रय करते। और ये अगर लाइसेंस ही नहीं होता मंडी का खरीदने वाला, तो उसको बिचौलिए, जिसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं, उनके माध्यम से खरीदना होता है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि आप अब, मतलब हमारे किसान भाई पूर्णतया स्वतंत्र हो गए हैं कि अपनी उपज को जिसको चाहे, जहां चाहे, जहां उनको मर्जी हो और जिसको भी चाहे जहां अच्छा पैसा मिले वहां वो बेच दें। ये इसका तो ये कहा जा रहा है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता अब किसानों की होगी, यानी कि वो खुद तय कर सकेंगे। तो डॉक्टर शिव कुमार, हमें ये बताएं कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनकी समृद्धि हो, इसके लिए ये क्यों जरूरी हो गया था? जबकि एक व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है, तो ऐसे में ये क्यों जरूरी हो गया था कि किसानों के हाथ में उनके निर्णय की स्वतंत्रता दी जाए? ये एपीएमसी जब बनाया गया था, उस टाइम पर ऐसी व्यवस्था थी कि फार्मर को मनी लेंडर, साहूकारों से कैसे बचाया जाए जी। क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा रेट पे क्रेडिट लेते थे और वो ब्लैंक कागज़ दे देते थे, इस पर साइन कर दीजिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था, वो इतनी लागत हो जाती थी उसकी। जब उस फार्मर की फसल तैयार होती थी तो साहूकार, जमींदार, लैंड ओनर जितने भी थे वो खेत पर पहुंच जाते थे जी। और उस टाइम पर उससे कहते थे कि भाई हमारा हिसाब यहीं सेटल कर लो।
उस सेटलमेंट में उसका इंटरेस्ट और सब लगा करके किसान का वहीं सेटल कर लिया और किसान को बहुत थोड़ा पैसा उसे मिलता था। इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन था। उसे बचाने के लिए ये एपीएमसी मंडी लाई गई। उसमें यही प्रावधान रखा, फार्मर की पहली सेल जो फार्मर पैदा करता है उसकी पहली सेल एपीएमसी में होगी जी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। अगर होती है तो वो अपराध है, ऑफेंस है। तो इस तरह से ये व्यवस्था थी, लेकिन वो उस टाइम की जरूरत थी जब देश डेफिसिट था। जी जी। भूख, फूड सिक्योरिटी का इशू देश के सामने बहुत जबरदस्त था। उससे उभारने के लिए ये किया गया। इसका बहुत ज्यादा फायदा किसानों को मिला क्योंकि उस टाइम की जरूरत थी, उस टाइम किया गया। लेकिन अब वक्त बदल गया है और हम फूड डेफिसिट से, खाद्यान्न की कमी से सरप्लस में आ गए हैं। इसलिए हमें जो सरप्लस एक्स्ट्रा हो रहा है डिमांड के अलावा, उसको कहाँ ले जाएं, कहाँ क्या करें, उसका उस व्यवस्था को करने के लिए भारत सरकार ने ये अधिनियम लाया है और इसमें कुछ और चॉइस दी गई है, यानी कि चैनल ऐड करी गई है। 2003 में भी ये सब किया गया था और बढ़ते बढ़ते 2016 तक हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं। किसी भी लिटरेचर में आप पढ़ लीजिए, इन हर मीटिंग में, हर रिकमेंडेशन में जो सुधार इस प्रावधान में, इस कानून में डाले गए हैं, उनकी जरूरत रही है और हम चाहते हैं ये होए। तो सरकार ने अभी जो लाया है उसमें ऑलमोस्ट सभी रिकमेंडेशन जो हमारी पीछे की थी लिटरेचर की, वो इसमें ऐड करी गई हैं और ये सारी वक्त की जरूरत है, इसलिए सब किया गया। क्योंकि एपीएमसी है वो मार्केट एरिया के लिए है, मार्केटिंग के लिए है। अभी जो नॉन एपीएमसी का ऑप्शन दिया गया है वो ट्रेड के लिए है। अच्छा। इन दोनों में फर्क है। बिल्कुल, और ये फर्क क्या है इसके बारे में आगे समझेंगे और ये फर्क करना क्यों जरूरी हो गया था इस समय और इससे किसानों को किस तरह से लाभ होने जा रहा है, इस पर विस्तार से हमारी चर्चा आज होगी। साथ ही आप भी जरूर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और इस कानून को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तभी इसका लाभ भी आप ले पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर हम नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। देश में कृषि सुधार के लिए किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इन्हीं पहलों में से एक है। इस कानून द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट इस तरह से बनाया गया है कि किसान बराबरी पे आके जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इस तरह से एग्रीमेंट करें कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा हो और उनका सशक्तिकरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसान कमज़ोर रह जाए और किसी बड़े व्यक्ति से एग्रीमेंट करने से उसको नुकसान हो। इसीलिए कानून की आवश्यकता थी और उसकी आवश्यकता इस कानून से पूरी की गई है। अगर इस कानून का नाम आप देखेंगे तो ये नाम भी इस तरह से है कि फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट, जिसमें फार्मिंग एग्रीमेंट्स और फार्म सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जब हम एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्ट इस तरह से उसकी धारणा है, उसकी अवधारणा है कि किसानों का सशक्तिकरण हो, किसानों को सुरक्षा मिले और किसान निडर होकर एग्रीमेंट्स कर सकें। और इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि बहुत बार जब किसान फसल को उगाते हैं, फसल तो बहुत बम्पर हो जाती है पर उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान को जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं हो पाता। किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष नहीं हो पाता। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के लिए व्यापार की बंदिशों को हटाया गया है। किसान अब मंडी और मंडी के बाहर जहां उसे अच्छा मूल्य मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। अब किसान किसी वेयर हाउस में, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री में, किसी दूसरे राज्य के व्यापारी को जो किसान को अच्छा मूल्य दे रहा हो, उसे अपनी उपज बेच सकते हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है
उसके पास बाज़ार उपलब्ध है और वो बाज़ार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। इसमें एक अन्य प्रावधान भी है कि अगर किसान को लगता है कि कीमत बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में, तो एक निर्धारित मूल्य गारंटी मूल्य के रूप में फिक्स करके और जो कीमत बढ़ने की संभावना है उस बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा भी किसान इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ले सकता है और वो बढ़ी हुई कीमत के वेरिएबल कंपोनेंट के लिए एग्रीमेंट में प्रावधान हो सकता है। इसमें ये भी प्रावधान किए गए हैं कि ये एग्रीमेंट सिर्फ फसल या उपज के लिए हो सकता है, इसमें कोई एग्रीमेंट किसान की भूमि के लिए नहीं हो सकता। तो ना किसान की भूमि की खरीदी का, मॉर्गेज का, लीज का, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो किसान की भूमि को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा किसान ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इस अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। कुल मिलाकर अब खेती करना और भी लाभदायक होगा। निवेश बढ़ने से जो अनाज पहले खराब हो जाता था अब नहीं होगा। उपभोक्ताओं को भी किसान से सीधे उत्पाद खरीदने की आजादी मिली है। कोई टैक्स न लगने से किसान को ज्यादा दाम मिलेगा और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी और दोनों कृषि कानून के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिली कि ये कानून मोटे तौर पर कहता क्या है और इसके क्या कुछ प्रावधान है। इसके बारे में और भी अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे और आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर एस.के. सिंह मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि बातचीत हमारी चल रही थी और डॉक्टर शिव कुमार ने भी बताया कि किस तरह से जो पहले का फोकस था वो एक किसानों को मार्केट बाजार उपलब्ध कराने पर फोकस था, लेकिन अब फोकस जो है वो बदल गया है। अब ये है कि जो किसान है वो किस तरह से और बेहतर तरीके से वो ट्रेड कर पाए, इसके लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसके बावजूद एपीएमसी जो मंडियां हैं उनकी अभी भी जो है एक उपयोगिता है और किसान अभी भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि क्या ये एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं कि इन मंडियों का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ये काफी भ्रम फैलाया जा रहा है और सभी इससे भ्रमित हैं कि मंडियों का क्या होगा। कहीं ये कानून इसलिए तो नहीं लाए गए कि मंडियां समाप्त कर दी जाएं। जी। तो मैं किसान भाइयों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, यह जो लाया गया है उनकी उपज को बाजार देने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। मंडियां जैसे कार्य करती रही हैं वैसे ही कार्य करती रहेंगी। हाँ, जरूर उनकी सीमाएं पहले नोटिफाइड मार्केट एरिया तक होती थी, अब वो चीज वो मार्केट यार्ड के अंदर ही अपना रेगुलेटरी जो कुछ भी काम करते थे पूरा ही करते रहेंगे। बाहर की व्यवस्था जिसे नोटिफाइड मार्केट एरिया हम लोग कहते हैं उसी को ट्रेड एरिया बनाया गया है। ट्रेड एरिया में चाहे जहां, चाहे वो उनका घर हो, चाहे खेत हो, चाहे गोदाम हो, चाहे साइलो हो, जो कुछ भी स्ट्रक्चर है जहां से भी संभव है और जहां पर भी खरीदार उपलब्ध हैं वो उनको आसानी से बेच सकता है। तो मार्केट और ट्रेड के चक्कर में उलझने के बजाय हमको समझना पड़ेगा कि हमको एक बृहद एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था इकोसिस्टम दिया गया है ताकि वो आसानी से वहां पर अपने सामान को बेच करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके और लागत कम हो। क्योंकि ये कहा जाता था कि एक बहुत कम प्रतिशत ही किसान को मिलता था जो कि कंज्यूमर देता था। तो इसीलिए इस व्यवस्था को लाया गया कि बीच में अनावश्यक जो खर्चे होते थे वो
कम हो जाए। बिल्कुल, तो प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, ये इससे माना जा रहा है। और ऐसे में डॉक्टर शिव कुमार, लेकिन फिर भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर भी किसानों की कुछ चिंताएं हैं, क्योंकि वो भी एक सुनिश्चित करता है किसानों को कि उनकी जो कुछ उपज है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिनका उन्हें मिलता है, तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे चलकर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमएसपी है वो किसानों को मिलता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एंड सिर्फ एमएसपी के थ्रू ही प्रोक्योरमेंट से होगी। तो इसका देखिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है। हम करीब करीब 80+ करोड़ आदमियों को खाना देते हैं इस स्कीम के तहत जी। और हमारी इन आदमियों की रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए वो प्रोक्योरमेंट है वो एपीएमसी के थ्रू एमएसपी पर ही होती है और वो एमएसपी पर ही होती रहेगी जी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, गवर्नमेंट की 4 टूल्स हैं जो एपीएमसी मार्केट में ही ऑपरेट होते रहेंगे। उसमें एक है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और एक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेट को उसमें जोड़ करके प्रोक्योर करवाना। अच्छा, ये चारों की चारों स्कीम हमारी एपीएमसी में काम करती हैं और ये एपीएमसी में करती रहेंगी। अच्छा। ये गवर्नमेंट की मजबूरी भी समझिए इसको, एपीएमसी को डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रेडर के हाथ में अगर चला जाता है सारा मटेरियल और किसी भी तरह से डेफिशिएंसी आ जाती है तो निकलवाना बहुत मुश्किल है। उसमें 2 प्रावधान एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बनाए गए हैं। एक, अगर एक्सपोर्टर के पास ऑलरेडी डिमांड है जी, जितनी भी ऑर्डर उसका राइटिंग में है डिमांड का, उस तक वो स्टोर कर सकता है चाहे कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जी। दूसरा, जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रोसेसर्स की, कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग की, उतना वो कंटिन्यूअस स्टोर कर सकता है। अगर इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में रहेंगे, अगर वो इतनी कैपेसिटी स्टोर करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से प्रोक्योर करेगी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उन पर लागू नहीं होता है जी, जी। तो गवर्नमेंट की एक प्रकार से ये बाध्यता है, वो एपीएमसी के थ्रू ही अपना सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में चलाएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर एसके सिंह, क्या आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि दरअसल जो सरकार है वो उनकी मंशा एमएसपी को खत्म करने की नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनको प्रोक्योर करना उनके लिए जरूरी है? हमको इसको इस रूप में देखना पड़ेगा कि जो मंडियां हैं हमारे यहाँ करीब 7000 के आसपास, जिसे हम प्रमुख मंडी, गौड़ मंडी के रूप में देखते हैं जी जी। तो हम इनको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और पहली बात तो यह है कि जितनी हमारी पैदावार होती है उसका 33 से 34% ही इन मंडियों में आता है जी, शेष नहीं आता है। तो इसके मतलब कि मार्केटेबल सरप्लस के लिए हमको अन्य व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता थी ताकि किसानों को मार्केट व्यवस्था मिल सके जी। तो इसको देखते हुए इस कानून को लाया गया कि ठीक है, मंडियां तो रहेंगी ही रहेंगी और मंडियों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा इसके आने के बाद। अच्छा। क्योंकि उसको पहले क्या होता था कि भाई उनको मंडियां हैं तो लाना है, यही लाना है। अभी तो किसान कहीं भी बेच लेगा। अगर वो अपने को सुविधा परक नहीं बनाएंगे, सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे, ये समस्या आएगी। तो मेरा मानना ये है और सरकार का भी यही मानना है कि ये कानून आने के उपरांत मंडियों में सुविधाएं और बढ़ेंगी और मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, लागत कम होगी। मैं ऐसा भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ये होना शुरू हो गया। लागत कैसे कम होगी और क्यों आपको ये उम्मीद है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे किसान साथियों को ये बता देना बेहद जरूरी है, जो 2 चिंताएं हैं उससे तो बिल्कुल उन्हें मुक्त हो जाना चाहिए कि जो एपीएमसी मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमानों ने बताया है कि सरकार की बाध्यता है प्रोक्योर करना और वो एपीएमसी मंडियों के जरिए करती है, तो वो जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जारी रहेगी और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी किसानों को मिलता रहेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा अधिकतम जो वाजिब मूल्य है उसके बारे में सोचने का, और इसी की व्यवस्था की जा रही है। और किस तरह यह व्यवस्था की जा रही है, विस्तार से हमारी चर्चा जारी है। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा हम जारी रखेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या?
केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम जो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नए कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 की। अगर इस अधिनियम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जगदीश सैनी जी इस वक्त देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले तो किसान कॉल सेंटर के परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं हमारे विशेषज्ञ महोदय को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। जी मेरा सवाल ये है कि हमारे विशेषज्ञ महोदय बोल रहे थे कि मंडियों में अब और भी सुविधा बढ़ेगी, तो क्या सुविधा बढ़ेगी? मैं ये विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ जी किसानों के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर एसके सिंह बताएं कि क्यों ये उम्मीद की जा रही है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनकी व्यवस्था में अब सुधार आएगा। सैनी जी बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं और इनके माध्यम से मैं सभी किसानों को यह बताना चाहता हूं कि अब मंडियां केवल खरीद फरोख्त के लिए एक स्थान नहीं रहेंगी, केवल मंडी फीस उगाही के लिए ही नहीं रहेंगी। यहाँ पर आगे आने वाले भविष्य में जैसे आप देखें कि जब हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की बात करते हैं तो पैदा करने वाले भी हैं, खरीद करने वाले भी हैं। जब मार्केट की बात करते हैं तो वो चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब इनको इस टाइप की चीजों में भी आना पड़ेगा। जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो मंडियां केवल खरीद फरोख्त का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती थी। जब हम प्रोसेसिंग की यहाँ बात करते हैं तो हमारा मतलब दोनों प्रकार की प्रोसेसिंग से है। उसका मूल्य संवर्धन चाहे कटाई छटाई वगैररह वगैरह के रूप में किया जाए, चाहे उसका स्वरूप परिवर्तित की जाए, तो इन सारी बहुत सुविधाओं को भी दिया जाएगा। भारत सरकार स्वतः ही कई योजनाओं के साथ आने वाली है जो कि इनको फाइनेंशियल एड भी आएगा भविष्य में, ताकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेड करें और ऊंचे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा तो आपकी उनकी कार्य कुशलता, कार्य दक्षता भी मंडियों की अच्छी बनेगी और जो बेचने वाले किसान हैं, खरीदने वाले हैं, वहां जाना प्रेफर करेंगे और उनके आय के साधन भी निर्मित होंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर शिव कुमार, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो कृषि उत्पाद है उनके जो खरीद बिक्री है उसमें कई बार कई तरह की अड़चनें भी रहती है, कई बार कई तरह के शुल्क लगाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, चाहे वो सेस के रूप में हो या किसी और शुल्क के रूप में, क्या अब ये तमाम चीजें छट जाएंगी, दूर हो जाएंगी? और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले से बेहतर भाव जो है वो किसानों को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इन शुल्क का जो भार है वो व्यापारी अगर वहन करे तो वो कहीं ना कहीं कटौती किसान की उपज के दाम में ही करता होगा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बेहतर भाव के लिए? इसकी दो बातें हैं, एक तो एपीएमसी में भाव मिले जी जी, और एक ट्रेड एरिया में भाव मिले जी। जो ट्रेड एरिया है उसमें फोकस ये है क्योंकि अभी शिफ्ट चेंज हो गया है। पहले हम प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देते थे, प्रोड्यूस मोर और लोगों को खिलाया जाए। अभी है डिमांड जी। अभी हम डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन चाहते हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी प्लेट में कितना सेफ खाना हो, किस क्वालिटी का हो, उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है। तो उस तरह की व्यवस्था करने के लिए जो ये ठेका खेती का प्रोविजन है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरह से आ रहा है। ठीक है। आगे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यूएसए में सुपरमार्केट्स में आप ये देखेंगे जब
प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है कंज्यूमर के लिए, ये प्रोडक्ट उस किसान के फार्म से आया है, उसने वैल्यू एडिशन किया है इसमें। इसका मतलब कंज्यूमर के ये भरोसा हो रहा है जो मैं खा रहा हूँ वो सेफ है जी। आप देखेंगे वहाँ की लैंड होल्डिंग साइज वो 180 हेक्टेयर और इंडिया की देखेंगे 1 हेक्टेयर, यूरोप की देखेंगे करीब करीब 17 हेक्टेयर। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। अब हम थ्रू FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक यूनिट मान करके इसको उसी लाइन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ही क्वालिटी होगी, फार्मर का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होगा दूसरों से, नॉर्मल प्रोडक्ट से, उससे आगे जाएंगे तो स्पेशल प्राइस भी मिलेगा। अभी APMC में क्या हो रहा था, एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट और एवरेज प्राइस, आपका अच्छा प्रोडक्ट भी एवरेज प्राइस पे बिकेगा और जो नीचे का है वो तो नीचे पे बिकेगा ही। लेकिन इस व्यवस्था से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेशल प्राइस होगा। जी मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी डॉक्टर SK सिंह, जो APMC की मंडियां हैं जहाँ पर अब तक किसान जाता रहा है अपनी उपज को लेकर, तो वहां पर अगर किसी तरह की उसे असुरक्षा महसूस होती है, अगर उसका जो वाजिब भाव है नहीं मिल रहा है या फिर गुणवत्ता के नाम पे उसे कम मिल रहा है, तो फिर वो शिकायत कर सकता था, उसे एक सुरक्षा महसूस होती थी वहां पर। लेकिन अब जब उसके बाहर वो खरीद बिक्री करेगा तो वहां के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, किस तरह से उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसानों के मन में ये बात रहती है और विशेष रूप से कि भाई पहले मंडियां थी, हम लोग मंडियों में जाते थे, तो मंडी कानून के अंतर्गत मंडी समितियां उस चीज का निपटारा करती थी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान को ऐसे छोड़ दिया गया है। इसमें भी एक बहुत ही सरल और टाइम बाउंड, यहाँ पर आपको एक निश्चित समय में आपका कोई बात, चाहे वो चाहे पेमेंट से संबंधित होता है, चाहे आपके किसी गुणवत्ता से संबंधित होता है, या किसी भी मामले का कोई बात होती है, तो आपको अपने निकटतम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, SDM के यहाँ जाना होगा। आपके जो कानून दिया गया है उसकी नियमावली भी जारी कर दी गई है, उसमें प्रपत्र लगा हुआ है। उस प्रपत्र में आपसे बहुत साधारण है, आप भी भर सकते हैं, भर के जाना है और बताना है कि इनके साथ जिस खरीदार ने आपके साथ विवाद है, ये इस टाइप का विवाद है, इतने का हमारा नुकसान हुआ है, ये हुआ है। फिर क्या करेगा वो कि तुरंत ही एक काउंसिलेशन बोर्ड 16 सपाटा करने के लिए एक बोर्ड बना देगा, जिसमें से एक आदमी आप और एक आदमी आपका प्रतिपक्ष का जो व्यापारी होगा, दोनों एक एक आदमी। अगर कोई बड़ा विवाद है, बड़े मूल्य का विवाद है, तो दो लोग, एक जो है कोई अधिकारी होगा, BDO हो सकता है, तहसीलदार साहब हो सकते हैं, SDM स्वयं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो 30 दिन के अंदर विवाद का निपटारा कर देंगे। 30 दिन के अंदर ये निपटारा हो जाएगा। जी। और यह जो निपटारा होगा, यह कानूनी तौर पर दोनों पर बाध्यकारी है, दोनों को मानना पड़ेगा। मान लीजिए इनकेस निपटारा नहीं हो पाता है तो फिर SDM स्वयं इसका निपटारा करेंगे, वो भी 30 दिन के अंदर करेंगे। कोर्ट कचहरी नहीं लगेगी, एक समरी मतलब साधारण तरीके से दोनों की बात सुनी जाएगी। और इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि किस खरीदार इसमें 100 बार सोचेगा कि कुछ गड़बड़ करे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पेनाल्टी रखी गई है, वो 5 लाख रुपया तक की है। डिटरिंग पेनाल्टी है कि अगर वो साबित हो गया कि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी करी है, उसको 5 लाख। ये बिल्कुल ख्याल रखा गया है इस कानून के तहत कि जो धोखाधड़ी है वो आपके साथ न हो, किसी तरह की समस्या हो तो उसके निपटारे के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसमें भी समयबद्ध तरीके से ये किया जाएगा, ये भी तय किया गया है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी पलवल हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अर्जुन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं इसलिए इसकी बात कह रहा हूँ कि मतलब शबीर, हेलो जी मैडम, नववर्ष की शुभकामनाएं। जी नमस्ते मैडम। जी शुक्रिया, आपको भी शुभकामनाएं अर्जुन जी। टीवी की आवाज बंद रखिएगा, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। जी अपना सवाल पूछिए। अच्छा मैडम, इसकी कह रहा हूँ कि जैसे सभी राज्यों में न्यूनतम मूल्य अलग अलग होगा क्या? अच्छा, सभी राज्यों में क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग होगा? डॉक्टर शिव कुमार बताएं। सुनो मैडम। अच्छा, और सवाल पूछना है? जी पूछिए। हाँ, जैसे कि जो सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य समान होगा, तो अलग अलग राज्य में जाने की आवश्यकता है क्या? फिर हमें कि अपने राज्य में ही समान मूल्य मिल रहा है
सभी राज्यों में समान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब अलग अलग मूल्य होगा या एक समान मूल्य होगा? अर्जुन जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि सभी राज्यों में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी कृषि जिन्स का एक सा होगा, तो किसान को जरूरत क्या है कि वो दूसरे राज्य में अपनी फसल को बेचे। तो क्या लाभ आपको होने जा रहे हैं? और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तो एपीएमसी की मंडियों में और जो क्रय केंद्र होते हैं वो उसके जरिए ही जो प्रोक्योर होता है उसमें मिलता है। पूरी स्थिति को हम समझते हैं। जी डॉक्टर शिव कुमार, पूरी स्थिति को समझाएं यहाँ पर। ये जो एमएसपी है ये भारत सरकार का एक कमीशन है, सीएसईपी, वो बनाता है। ये पूरे कंट्री के लिए बनाता है, किसी स्टेट के लिए नहीं बनाता है जी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर किसानों को देना चाहती है कुछ अपना फायदा और तो एमएसपी प्लस बोनस दे सकती है जी। तो ये तो पक्का है कि एमएसपी थ्रू आउट कंट्री एक कमोडिटी का सेम रहेगा। अब बात सवाल ये है कि एमएसपी किसान को मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था हो। अभी तक जो ट्रेडिशन रहा है, जहां जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है स्टोर करने का, रोड का, वो 2 ही स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी थोड़ा बहुत की है जी। उसमें ये व्यवस्थाएं हैं स्टोर करने की, और हमेशा से व्यवस्था बनी रही है एफसीआई के थ्रू करने की। दूसरे स्टेट में जाते हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन 2 स्टेट को देखते हुए कम है। तो ये 2 स्टेट ही इस चीज का ज्यादा फायदा उठाते रहे हैं जी जी। और ये जब एमएसपी पर थोड़ा डाउट या डर किसानों को बना है, उनकी पूरी व्यवस्था इस पे लगी हुई है, एक झटके में ये थोड़ा हो गया तो डिस्टर्ब हो गए सब किसान जो आज दिल्ली चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये एक समझाने की और समझने की जरूरत है, किसानों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। इसमें कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा कम रहा है और जो लगातार किसानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ये कानून है ये क्या कहता है और कैसे इससे फायदा आपको होने जा रहा है। और खासतौर पे अर्जुन जी, जैसा कि आपका सवाल था कि अगर सभी राज्यों में एक ही समर्थन मूल्य मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत है जो इस कानून की। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये आपको एक विकल्प दे रहा है कि सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आप न सोचें, बल्कि इससे बेहतर मूल्य आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई और खरीदार जो सरकार की तरफ से प्रोक्योर किया जाता है सिर्फ वही नहीं, अगर आपको कोई और खरीदार मिल रहा है, कोई आपको निर्यातक मिल रहा है, कोई आपको प्रोसेसर मिल रहा है, या निजी क्षेत्र से कोई कंपनी आपसे अगर उपज खरीद रही है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव में आपसे उपज खरीद रही है, तो आप स्वतंत्र होंगे उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए। तो ये फायदा है आपको कि आप अपने ही राज्य नहीं, दूसरे राज्यों में भी बेहतर मूल्य के लिए आप अपनी फसल बेच पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खासतौर पर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020 के बारे में बातचीत हो रही है। अगर आप इस कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर एसके सिंह, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अब जबकि किसानों के पास ये सहूलियत होगी, ये स्वतंत्रता होगी कि वो किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे कि वहां पर जो भुगतान की प्रक्रिया है वो किस तरह की बनाई गई है? इस बारे में मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं किसान भाइयों को एक सुझाव देना चाहूंगा। जी जी। सुझाव ये है कि कृपया आप बिना पैसा लिए माल ना डिलीवरी करें, होने ना दें। जब आपके यहाँ खरीदे, कानून में व्यवस्था है कि उसी समय तुरंत उसको डिलीवरी के पहले भुगतान करना है। अच्छा। उसका आप अक्षरशः पालन करें, क्योंकि अगर एक बार लेकर के चला गया तो आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। तो आप तुरंत भुगतान ले लें। हाँ, इसमें एक व्यवस्था की गई है कि यदि प्रोसीजरली अगर ऐसा लगता है कि भाई शाम हो गई है या कोई पेमेंट का तरीका उपलब्ध नहीं है तो 3 दिन का विंडो दिया गया है कि मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में उसको भुगतान करना है। एक चीज और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि ऐसा अगर होता है तो वो रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। नियमावली के प्रपत्र 1 पर लगा हुआ है, उससे भरा करके कि कितना कौन खरीदने वाला है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, उसका क्या पता है, कितने का क्या चीज खरीदा है, कितना भुगतान बचा है, सारा डिटेल लगा के ले ले। और उसका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को भी ले ले। मान लीजिए खुदा ना खास्ता पेमेंट में कोई समस्या आए तो तुरंत ही आप एसडीएम के यहाँ संपर्क करें। और ऐसा 1-2 केस हुआ है, उसका तुरंत सलूशन भी निकल आया है। बिल्कुल। डॉक्टर शिव कुमार, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि जो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, इनाम का प्लेटफॉर्म उनके पास है, क्या फायदे हैं अगर वो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी उपज की बिक्री करते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। जी जी। ये 2000 में जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉलिसी में यूज हुए थे, दूसरे सेक्टर में देखोगे तो क्रांति आई है जी। और एग्रीकल्चर इससे 20 साल पीछे है। आप क्या चाहेंगे नहीं, जैसे दूसरा हर कोई अपना पेन बेच सकता है, ऑनलाइन खरीद सकता है, कुछ भी ऑनलाइन कर सकता है, फार्मर ना करे। ये बहुत जरूरी है ऑप्शन देना फार्मर के लिए। ठीक है, फार्मिंग में जो बुजुर्ग आदमी हैं टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, नहीं जानते हैं, थोड़ा विरोध है, लेकिन आने वाली जनरेशन है वो मोबाइल के थ्रू बहुत आसानी से इन चीजों को कर पाएगी। बहुत सारे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं, ई चौपाल है, बहुत ज्यादा हैं ऐसे। तो उन सभी को कैसे ई नाम के साथ जोड़ करके एक ई नाम ऐप के थ्रू सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक क्लिक के साथ किसान के हाथ में हो, फैसला ले सके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, मुझे क्या करना है अपने माल का, कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे जाऊं, क्या करूं, और इंफॉर्मेशन लेकर के उसी से डील कर लेना, कुछ कागज दिखा करके अपने और पेमेंट ले लेना ऑनलाइन। इसमें क्या बुराई है? ये तो एक कहिए बहुत ही अच्छा प्रोविजन है ई ट्रेडिंग का इस नए एक्ट में। बिल्कुल। डॉक्टर एसके सिंह, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने भुगतान के मामले में तो बताया कि किस तरह से किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए, अब ई ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? मैं किसान भाइयों को थोड़ा इसका व्यवहारिक पक्ष के बारे में भी बात करना चाहूंगा और इस कानून के आने का एक कारण के रूप में भी बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। भारत सरकार इनाम की योजना 2016 से ही चला रही थी, तो उसमें बहुत सारी कानूनी अड़चने हमको आ रही थी। ये आ रही थी कि इसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रीय बाजार बनेगी और खरीदार आपका अगर बासमती धान या राइस जो है करनाल में रखा है और खरीदार चेन्नई में है तो उसको वहां से वो खरीद नहीं सकता था, क्योंकि मंडी कानून के अनुसार उसको उसी राज्य का लाइसेंसी होना चाहिए। तो अब ये समस्या खत्म की गई। इससे अब कहीं का कहीं भी ऑनलाइन देख करके आपके कंप्यूटर, अब ऑनलाइन का मतलब किसान भाइयों को भ्रमित कुछ भी नहीं होना है। यूं समझना है कि जैसे आप अपना माल चाहे ले गए चाहे नहीं ले गए, आप गए और आप
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए, या मान लीजिए आपका माल गोदाम में रखा है, कल्पना करिए कि गोदाम में रखा है, तो गोदाम वाला उस सिस्टम को जो ई प्लेटफॉर्म का सिस्टम है वो खुद ही डेवलप करेगा, आपके सारे उपज को वो फीड कर देगा और वहां से एक सैंपल उठाएगा, वो टेस्ट कर देगा कि ये भाई इसमें क्या क्वालिटी है, क्योंकि खरीदार जो दूर बैठा है वो तो आपको क्वालिटी नहीं देख पाएगा, तो उसमें जब रख दिया जाएगा क्वालिटी, तो वहां से देख करके वो बिड करेगा। अब इसमें फायदा क्या होगा कि पहले क्या होता था कि जब मंडियों में आप ले जाते थे तो 4-5 खरीदार जो इकट्ठा होते थे उनमें कभी कभी आपस में समझौता हो जाता था, भैया आप इसको खरीद लेना, इस लाट को, आप उस लाट को, आप उस हीप को खरीद लेना। तो जब दूसरे प्रदेश या दूसरे मंडी का व्यापारी होगा तो उसमें एक दूसरे में काटल नहीं हो पाएगा, तो वो अच्छे से वहीं से बिड करेगा। एक ऑप्शन आपको और दिया गया है कि जैसे ही बिड ओपन होगा, जो फाइनल बिड होगा, जो सबसे अच्छा प्राइस होगा, आपके उसमें मोबाइल पर अलर्ट जाएगा कि इतने में माल आपका बिक गया है। बिका हुआ तब माना जाएगा जब आप हाँ कहेंगे। यदि आपको लगता है कि आज की दी हुई उच्चतम बोली भी हमको सूट नहीं करती है, हमें नहीं जरूरत है, आप मना कर दोगे, वो बिड कैंसिल हो जाएगा। यदि हाँ करते हो तो उसका पेमेंट सबके अकाउंट में चला जाएगा। और इस कानून को ला करके अब इनाम ही नहीं रहेगा, अब प्राइवेट सेक्टर में जहां ट्रेड एरिया की बात कर रहे हैं, गोदाम की बात कर रहे हैं, शीतगृह की बात कर रहे हैं, सब जगह ये चीजें आ जाएंगी। एक चीज 1 सेकंड में और किसान भाइयों के लिए बताऊंगा कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग एफपीओ या ना भी एफपीओ हो के माल इकट्ठा करके ई कॉमर्स के माध्यम से RWA के जो कॉलोनियां होती थी जोड़ने का कोशिश करते थे, लेकिन मंडी कानूनों में व्यवस्था ना होने के कारण नहीं कर पाते थे। उस सिस्टम से भी उसकी छूट अब मिल जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफी फायदा यहाँ पर किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है इस नए कानून की वजह से। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। जी पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, किसान चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष का अभिनंदन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, अच्छा, मुझे ये जानकारी चाहिए कि जो MSQ के बारे में इतना बड़ा हल्ला चल रहा है, किसान लोग ठंडे में बैठे हुए हैं दिल्ली में, हमारे राज्यों में क्या उड़ीसा में अभी जो धान की पैदावार हो रही है, यहाँ तो MSP बहुत ज्यादा है, जो रेट चल रहा है उसमें बहुत अंतर है, तो हम क्यों बाहर बेचे? जी दूसरी हम जी पुरुषोत्तम जी, लगता है संपर्क टूट गया है, नहीं मिल रही है मंडी में बेचने के लिए। अच्छा, मंडी में बेचने की सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, बाहर मार्केट में से 400-500 रुपया ज्यादा है क्विंटल जी मंडी में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर एसके सिंह, क्या आपको लगता है कि इन्हीं जो परेशानियां हैं किसानों की, इसी से बचाने के लिए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए ये नए कानून आए हैं जो कारगर साबित होंगे? जो उड़ीसा से त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, जी मैं त्रिपाठी जी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये बात रखना चाहूंगा कि ये आपको स्वतंत्रता देता है। अगर आपको लगता है कि MSP या मंडी के अंदर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है बाहर बेचने की किसी के, आप वहीं पर बेच लें। लेकिन उड़ीसा का जो मंडी तंत्र है, मैं बताऊं, वो पहले ही एक प्रकार से बड़ा खुला व्यवस्था है। मतलब वहां की मंडियों में आवक ना के बराबर होती है। साखी गोपाल वगैरह मंडी जो है आप उसको छोड़ दीजिए, तो वहां पर मंडियों में आवक बहुत ही कम होती है और सब कुछ बाहर बिकता है, पहले से बाहर बिकता है, ऐसे नहीं ये कानून आने के बाद। और वहां पर जो मंडी फीस का जो कलेक्शन करते हैं वो आपको देखा, अभी तो तोड़ दिया है, बैरियर्स लगे हुए हैं और बैरियर्स को गिरा करके मंडी फीस का उगाही की जाती है। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको लगता है कि मंडियों में या MSP पर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाहर ना बेचें। अगर बाहर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो बाहर बेचें। जिन राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब या कुछ और इधर के, तो वहाँ के ये सिस्टम अलग है। वहाँ का जो मंडी प्रणाली है बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही जो वहाँ के कानून है बड़े तगड़े कानून है। तो आप वहाँ से अपना तुलना ना करें, आपको जहाँ फायदा हो वहाँ बेचें। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नहीं
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इन 3 नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर डायल करके। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शिव कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कृषि प्रधान देश हमारा रहा है, इसके बावजूद कृषि की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए काफी समय से मांग की जाती रही है कि रिफॉर्म की जरूरत है, कृषि नीति की जरूरत है। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है ये नए अधिनियम। जो कृषि क्षेत्र है उसकी बेहतरी के लिए ये काफी समय से कहा जा रहा था कि निजी निवेश का आना बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये जो नए कानून है वो निजी निवेश के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करेंगे और ये संभव हो पाएगा? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक हम अपनी वैल्यू चेन मैनेजमेंट को एग्रीकल्चर में जी उतना स्थान नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। जी ये हमारा एक मिसिंग लिंक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। अब तक गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो रोड में हो गया, दूसरी चीजों में हो गया, बहुत बेहतरीन हुआ है। उसके रिटर्न भी आने अच्छे दिख रहे हैं। इस जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बाद है, अभी इन बिल के थ्रू ये प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर यानी कि सेकंड जनरेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा। जैसे आपके कोल्ड स्टोर जो डॉक्टर एस के सिंह बोल रहे थे, सारी व्यवस्थाएं हैं, वेयर हाउसिंग की, स्पेशल तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की या दूसरी कमोडिटीज के पेरिशेबल नेचर के, ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर से ही आएंगी। और इसमें 2 चीजें रही है हमेशा। व्यापारी वर्ग हमेशा डरता रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, भाई हम बना भी लें सब कुछ, वेयर हाउस बना लिया, कोल्ड स्टोर बना लिया, वैल्यू चेन डेवलप भी कर लें, आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो हमें कई बार स्टोर करने से मना करता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? इसमें 2 ही प्रोविजन रखे गए हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो इन दोनों पुराने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी वाले जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, उन एक्ट को फैसिलिटेट करता है, उनको बढ़ावा देता है, कंप्लीमेंट करता है। इसमें 2 खास बात ये है, अगर आपने वैल्यू चेन को डेवलप करना है तो आपके लिए स्टोर करने की लिमिट एक्सपोर्टर के लिए और प्रोसेसर के लिए कैसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो जाए देश में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं लगेगा। इस उम्मीद से ये एक ऐसा प्रोविजन है इस एक्ट में जो प्राइवेट सेक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करेगा, क्यों नहीं हम अपनी वैल्यू चेन डेवलप करें और देश विदेश में अपना माल भेजें।
बिल्कुल। डॉक्टर एसके सिंह, इसमें आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे कि जो वैल्यू चेन है उसको बहुत सुदृढ़ करना ज़रूरी था, जो आधारभूत संरचना इसके लिए चाहिए थी उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। एक तरफ जो निजी निवेश है उसके लिए वातावरण बन रहा है, हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया गया है, तो इससे हम एक बेहतर स्थिति बनती हुई देख पा रहे हैं आने वाले भविष्य में। बिल्कुल, आप प्रश्न का एक पार्ट उत्तर के रूप में स्वतः ही दे दिया जी, जी। कि यह एक हमको पृथक पृथक करके किसान भाइयों को देखने की जरूरत नहीं है कि एक कानून ले आया तो एक ये किया। हमको एक समग्र रूप में देखने की जरूरत है कि सरकार इसमें प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना चाहती है। केवल कानूनों को सरलीकृत कानून बनाकर नहीं, उनको सुविधा देने वाला कानून बना के नहीं। सरकार आप देखें कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड ही नहीं, तुरंत इमीडिएटली एक योजना ले आई है और कई सारे राज्यों से उसमें पैसा लिया भी जा रहा है, ताकि आपकी खेती के आसपास, गांव के आसपास विभिन्न प्रकार के, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, पैक हाउस हो, या जितने प्रकार के अधोसंरचना की आवश्यकता है उसका निर्माण किया जा सके। एक और आवश्यक बात है कि हम पहले भी जब देखते थे कि लोग गोदाम बनाने आते थे, तो मान लीजिए बनाया, उन्होंने कहा हम अपना माल इसमें रख दें, और किसी भी समय जो है गवर्नमेंट का स्टॉक लिमिट लागू हो जाती थी तो वो फिर फंस जाते थे। तो पहले स्टॉकिंग होर्डिंग में अंतर नहीं होता था, आज सरकार ने इस व्यवस्था को किया है कि स्टॉकिंग एंड होर्डिंग अभी भी नहीं हो सकती है, उस पर सख्त कार्यवाही होगी, लेकिन अपनी जरूरत के लिए स्टॉक करना, प्रोसेसर है या एक्सपोर्टर है, जिसको जहां जरूरत है वो अपनी जितनी उसकी क्षमता है और तभी करेगा, तभी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद कानून बदल जाए तो कैसे आदमी करेगा। तो इससे बहुत बड़ा गांव में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आएगा, बहुत बड़ा रोजगार सृजित होगा और शहरों की तरफ इससे पलायन रुकेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर शिव कुमार, हम जो है जैसा कि चर्चा की शुरुआत में भी बात की गई थी कि एक समय था जब हम आयात पर निर्भर हुआ करते थे, और अब तो इतना जो उपज है और इतना उत्पादन होने लगा है कि अब ये स्थिति आ गई है कि हम अपने निर्यात स्थिति को कैसे बेहतर करें, इसके बारे में हम सोचने लग गए हैं। तो क्या अब जब कृषि सुधार होगा, इन तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं समग्र रूप में इनकी वजह से, तो क्या आपको लगता है कि हम निर्यात की स्थिति को भी और बेहतर कर पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना भी लुक्रेटिव मार्केट हैं, जैसे जर्मन, जो यूरोप की मार्केट हो गई और मार्केट हो गई, वो टेम्परेट जोन में है। उनके पास वो सीजन, वो क्लाइमेट, वो एनवायरनमेंट नहीं है, रिसोर्स नहीं है खेती के लिए जो हमारे पास है। उनके लिए समझिए एक क्रॉप प्रोडक्शन का एक ही ईयर, एक सीजन है। हमारे यहाँ तो 3 सीजन है, 4 सीजन है। जो संसार में कमोडिटी पैदा होती हैं वो इंडिया के किसी कोने में किसी भी टाइम हो सकती हैं। ये एक यूनिक सिचुएशन हमारे पास है। प्लेट में संभावना हमारे पास बहुत ज्यादा है। हमारे पास बहुत ज्यादा संभावना है, और प्लेट में जितने आइटम चाहिए उन देशों को कहीं ना कहीं से वो मंगाने पड़ते हैं। अब प्राइवेट फूड प्रोडक्शन सिस्टम भी आ रहे हैं, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम भी आ रहे हैं, क्वालिटी के एंगल से भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो जितने भी गैप्स हैं, कोडेक्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं इंटरनेशनल। अब उनके अनुसार वो चाहते हैं प्रोडक्शन हो और वो हमारे यहाँ आए माल, तो हम अच्छा पैसा देंगे। अब वही हमारे किसानों से मिल करके, हमारे एपीओ से मिल करके या किसी कंपनी के थ्रू लिंक हो करके, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे खेत में उनका कंज्यूमर क्या चाहता है, हमारा किसान वो काम करे, और उससे बेहतर प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बेहतर वो अपना दाम ले सके। ये पॉसिबल है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में लाया है। बिल्कुल, और इसमें किसानों का भी फायदा है, और इसमें जो कृषि क्षेत्र में है उसमें भी सुधार आएगा, तो ये स्थितियां भी बनेगी कि राजस्व की प्राप्ति भी हमें उतनी ही ज्यादा होगी अगर हम जो निर्यात की स्थिति है उसको बेहतर बना पाते हैं। तो डॉक्टर एसके सिंह, आप किस तरह से इसको संक्षेप में कहना चाहेंगे कि ये जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, नए कृषि कानून बनाए गए हैं, किसान रेल भी अभी हाल ही में चलाया गया है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हम कर चुके हैं, तो ये तमाम कदम एक तरह से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, और क्या इससे फायदे आपको नजर आ रहे हैं? हमको ये समझना पड़ेगा और एक संदेश के रूप में भी देखना पड़ेगा कि हमको अगला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा वो बाजार से आएगा। मतलब
कि किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, उससे उत्साहित, चाहे वो एक्सपोर्ट से हो, चाहे प्रोसेसिंग से हो, चाहे आंतरिक बाजार व्यवस्था से हो, उससे उत्साहित होकर वो अपने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में ज्यादा जोर देगा, ज्यादा अच्छे से लगेगा और कहीं ना कहीं बाजार एक रास्ता होगा, बाजार से होकर अगली जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाली है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर एस के सिंह, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की इस कार्यक्रम में हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही विस्तार से आपने जाना इस नए कृषि कानून के बारे में, उसके साथ ही जो और कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं वो किस तरह से एक समग्र प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान है उसकी स्थिति बेहतर हो। खेत में तो पसीना बहाते ही रहे हैं, लेकिन अब केवल उपज को उगाने के लिए ही चिंतित ना रहे, बल्कि उसके अच्छे भाव कैसे मिलेंगे और बाजार की प्रतिस्पर्धा में खुद कैसे शामिल होंगे और बेहतर करेंगे, इसके बारे में अब सरकार भी सोच रही है। आप भी अपने बारे में जरूर सोचें। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का विषय क्या रहेगा। कल का विषय रहेगा कैसे करें मेंथा की खेती, मेंथा की खेती से कैसे होगा फायदा। इसके अलावा आलू की खड़ी फसल में कैसे करें देखभाल। तो महत्वपूर्ण विषयों पर कल भी होगी चर्चा। आप कल भी जरूर जुड़े हमारे साथ हेलो किसान के इस कार्यक्रम में। और इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हेलो किसान का पेज खुल जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लगातार आप भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हम कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।